और ब्रीफली इसके इम्पोर्टेंट प्रावधान मैं इसमें बताऊंगा। तो इसमें शुरुआत में कोई डेफिनेशंस वगैरह है तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस केवल हम कन्वर्ट करेंगे। दो संशोधन जैसे कि मैंने बताया 2008। किरण जी आप अनम्यूट कर लीजिए, और मैंने सभी को यहाँ पर म्यूट कर दिया है क्योंकि ये अनवांटेड नॉइज आती है, और इसलिए जब तक आपका प्रेजेंटेशन रहेगा तो सभी लोग म्यूट रहेंगे। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, अनम्यूट कर दिया। अब आवाज आ रही है फिर से? हेलो? हाँ जी, हाँ, अनम्यूट जी हो जी गया जी, ये। आपकी आवाज आ रही है, ओके। बिल्कुल आ रही है। तो मैंने इसका ब्रीफ हिस्ट्री बताया कि इसमें ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये किया गया था, और जो साइबर क्राइम्स को रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसलिए कुछ इसमें ट्रिब्यूनल और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वगैरह की भी स्थापना की गई है। और कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, कंट्रोल और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सब क्या होते हैं ये हम ब्रीफली देखेंगे। तो ये इस एक्ट का संक्षिप्त इतिहास है। और ये पहली बार ये बिल 1999 में लाया गया था, और 2000 में इसका एक्ट बन गया। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें ये था कि जो भी हमारे मैन्युअल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी तरह से लीगल ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्निशन देना। दूसरा है कि मैन्युअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देना। मैन्युअल एविडेंस होता है उसी तरह से लीगल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता देना। तो इस तरह से हर फील्ड में ये जो सिग्नेचर मैनुअल होते हैं उसके बजाय डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसको मान्यता देना। ये सब इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हम 6 से 10 तक में इसको देखेंगे। इसमें 4 संशोधन जो लाए गए जो मैंने बताया, उसमें आईपीसी संशोधित किया गया, जिसमें कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ट्रेडिशनल क्राइम होते हैं वही सब चीजें कंप्यूटर के माध्यम से भी आ गई। तो कंप्यूटर क्राइम को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। कंप्यूटर के ऊपर जो अटैक किए जाते हैं वो, प्लस कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब कंप्यूटर को एक टूल इस्तेमाल करते हुए जो दूसरे ट्रेडिशनल क्राइम किए जाते हैं वो। इस दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एविडेंस एक्ट में जो संशोधन किया गया, इसमें मैनुअल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी मान्यता दी गई। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में जो कैश बुक, लेजर या जो भी बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन को मान्यता दी गई। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1925 को हुई थी, इसमें भी संशोधन इस एक्ट के जरिए किए गए थे। इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन पहले दिए गए हैं कि संशोधन इसमें लाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण गलतियां रह गई थी। अ, शुरुआत में बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है। तो उसको चेंज किया गया। कुछ क्राइम के बारे में भी कुछ सख्त प्रावधान किए गए। और ये जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2006 है, ये बाद में 2008 में लागू किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये उस टाइम दयानिधि मारन थे 2008 में, जो ये संशोधित बिल ले आए। और बाद में फिर ये 2008 में ये लागू हो गए, 2009 से इफेक्टिव हो गए। तो इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, जैसे होता है उद्देश्य होता है उसी तरह से ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है, जो अमेंडमेंट एक्ट के काफी बड़ा प्रेजेंटेशन है, 283 स्लाइड का। इसे मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। बाकी जैसे क्वेश्चन आंसर होंगे उस तरह से मैं प्रावधान पर जा सकता हूँ। हमारी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कमिशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनसिट्रल, इसमें भारत भी सिग्नेचरी था। और इसमें हमने ये माना था कि हम एक मॉडल लॉ लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मान्यता देने के लिए ये जरूरी था। उसके अंदर भी यूनाइटेड नेशंस का, उनका भी एक रिजोल्यूशन था, और उसमें यह था कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर सभी देश मॉडल लॉ लाए, और ऐसा कोई कानून था नहीं। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक को मान्यता देने के लिए कानून लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फर्क है। क्राइम वाला चैप्टर है, चैप्टर 9 जो है वो हम डिटेल में इसको देखेंगे। 9 और 11 जो दो चैप्टर थे। अब इसमें शुरुआत में इसका प्री स्थापना क्यों होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ावा देना ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पेपरलेस ऑफिस या पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होते हैं इसको ग्रेजुअली रिप्लेस करना, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को मान्यता देना, और बाद में पेपरलेस ऑफिस को मतलब पेपर बेस्ड ऑफिस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ऑफिस बना देना।
ये इसका उद्देश्य था। तो इसमें कुछ इनेबलिंग, बाद में कुछ मैंडेटरी प्रोविजन भी 2010 में 2009 में ऐड किया गया, जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या प्रावधान है, वो हमको चैप्टर 2 में मिलेंगे। फिर ये हमारी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की और जो थी, जिसकी शुरुआत में, और डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या फर्क होता है, इसमें बड़ी गलती रह गई थी इस एक्ट में, तो उस गलती को 2008 में करेक्ट किया गया, और बाद में ये दोनों का फर्क इसमें बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कि सरकार जो हमको सेवाएं देती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हम बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, और C2B, कस्टमर बिजनेस, उसी से होता है G2C, दैट इज गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ये जो G2C मॉडल होता है, पांचवा मॉडल जिसको हम कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी कहते हैं, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इनका फायदा आम जना इसको इलेक्ट्रॉनिक, और इससे संबंधित जो प्रावधान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद फिर एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये 11 से 13 तक है कि अमुक चीज किसी ने की, उस ईमेल की और बोलता है कि मैंने नहीं की, दूसरे को ईमेल डिलीट कर दी, बोलता है कि वो मैंने नहीं, मुझे नहीं मिली। गवर्नमेंट इसको मान्यता देती है और शेड्यूल में संशोधन भी कर सकती है। तो ये इस एक्ट के शेड्यूल में भी ये दिया गया कि कौन कौन से सिक्योर मेथड है, कौन कौन से सिक्योर मेथड अडॉप्ट करना जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये जो भी होते हैं इसमें डिजिटल सिग्नेचर ये हमको देता कौन है, अथॉरिटी उसको कहा जाता है। सीए का अर्थ है अथॉरिटी है, जैसे मास्टर कार्ड है, वेरीसाइन है, वीसा है, और भी बहुत सारे जो है आजकल, जैसे गूगल पे, पेटीएम और ये सब भी आए हैं। तो जितने करोड़ों लोग ई ट्रांजेक्शन, और इनका जो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंट्रोल और सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है। तो ये सीए को लाइसेंस किस तरह से दिए जाएंगे, कैसे नहीं दिए जाएंगे, इनकी क्या मान्यता है, क्या प्रूव की जाएगी, ये सब रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेट या सीए में दिया गया है। और इसी एक्ट के तहत ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी बड़ी बॉडी होती है, वो सीसीए की भी स्थापना की गई है। फिर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेट की अथॉरिटी किस तरह से तरीकों को, मतलब जो आम जनता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किया गया है Recording in जिनके progress. तो सजा है था। साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल इसको कहते थे पहले। 2017 में फाइनेंस एक्ट के तहत इसको संशोधन किया गया, और जो ट्राई है हमारे यहाँ, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना हुआ है, जो हमारे मोबाइल या हमारी जो टेलीफोनी सर्विस है जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो जिसमें पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट होता था, उसको बीएसएनएल बना दिया गया, भारत संचार निगम लिमिटेड। और उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन करने के बाद बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री इसमें होने लग गई। और फिर जो आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वही सब सुविधाएं अब हमको मोबाइल कंपनी भी देती है, क्योंकि मोबाइल में भी इंटरनेट आ गया है। तो इसे साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल को
खत्म करके जो टीडी सेट होता है ट्राई के ऊपर होता है, तो ट्राई के ऊपर टीडी सेट होता है, टीडी सेट के ऊपर हाईकोर्ट और उसके ऊपर कॉमन ट्रिब्यून बना दिया गया है। मतलब एक ही ना सिर्फ वो ट्राई एट के जो मोबाइल कंपनी के आपको जो एक रहेगा नेटिव उनका पारा वगैरह के जो एपीलेट ट्रिब्यूनल में टीडी सेट में मामले जाते हैं, और वो जो टीडी सेट है वही अब आईटी एट लिए भी एपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो इसे अलग से साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल को समाप्त करके 2017 में एक कॉमन ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, जिसको हम साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल मान सकते हैं। तो ये एपीलेट ट्रिब्यूनल है जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऊपर होता है, और एपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर ऑफकोर्स हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं संविधान में। फिर ऑफेंसेस, इसमें तरह तरह के जो साइबर क्राइम है, ये चैप्टर हम डिटेल में देखें कि कितने अलग अलग तरह के क्राइम्स हो सकते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों को डराना नहीं, बल्कि किस तरह से हम अपने आप को गार्ड कर सके, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो हम ध्यान में रखें, किस तरह के क्राइम्स लोग कर सकते हैं, उनकी क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझना, ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सके इंटरनेट पर, ये इसमें देखा गया है। इसके बाद फिर इंटरमीडियरी नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 79 में इंटरमीडियरी का अर्थ होता है कि जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, गूगल है, सर्च इंजन वगैरह, इनकी क्या लाइबिलिटी है। अब इन पर भी लोग पोस्ट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो ये जो इनको इंटरमीडियरी कहा गया है, इनकी क्या लाइबिलिटी है। रोड पर यदि हम चलते हैं, रोड पर एक्सीडेंट होता है, तो रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले सिविल इंजीनियर की क्या जिम्मेदारी होती है। तो इंटरमीडियरी को कुछ मामलों में लाइबल नहीं माना गया है, जो लोग पोस्ट करते हैं उस मामले में। तो जो लोग पोस्ट करते हैं उस मामले में, तो ये कब लाइबल नहीं माने जाएंगे, कब लाइबल माने जाएंगे, ये चैप्टर 12 सेक्शन 79 में दिया गया है। इसके बाद एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कि जीक्यूडी होता है, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जो फोर्जरी वगैरह क्राइम होते हैं, आईपीसी 468 471 उस तरह के, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसका भी फोर्जरी जब किया जाता है तो उसमें एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नाम की संस्था की स्थापना की गई है। ये संशोधन आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 से लाया गया है, सेक्शन 79 ए में है। मिससेलेनियस प्रोविजन, जिसमें रूल मेकिंग पावर वगैरह 80 से 90 में है। फिर डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई, ये शेड्यूल 1 में है। हर काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकता है, और गवर्नमेंट चाहे तो अमुक कार्य इलेक्ट्रॉनिक कार्य करने साध्य भी कर सकती है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन कौन से एक्ट है जहां पर आईटी एक्ट लागू नहीं होगा, जो काम मैन्युअली ही हमको करना जरूरी है, ये हमको शेड्यूल 1 में मिलता है, कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को मान्यता नहीं दी गई है। ये सूची अनुसूची शेड्यूल 1 में हमको मिलती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक एंड प्रोसीजर, कौन कौन सी जो है, या कौन कौन सी एल्गोरिदम्स है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स है, सिक्योरिटी के लिए जो वेबसाइट्स वगैरह है, या जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी वगैरह लोग करने होंगे, ये सब शेड्यूल दिया गया है। तो पहले के 4 शेड्यूल को हटाकर अब ये नए 2 शेड्यूल इसमें लाए गए हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे। अब इसका जो उद्देश्य है, चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है, 1 और 2। इसका जो एक्सटेंड है ये पूरे भारत है, और यदि भारत के बाहर यदि कोई ऑफेंस होता है तो उस पर भी ये लागू होता है। तो इसका भारत के बाहर भी विस्तार है, पूरी दुनिया में विस्तार है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को लागू करना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन भारत के बाहर भी यदि क्राइम होते हैं और वो यदि भारत में है, ये विदेशों पर भी ये लागू होता है, ये इसका विस्तार है। दूसरा है कि ये कब से लागू हुआ है, तो 17 अक्टूबर 2000 से ये लागू हुआ है, भारत सरकार के नोटिफिकेशन है। फिर इसमें ये जो एक्ट है ये किस लागू नहीं होता है, तो जैसे बताया कि फर्स्ट शेड्यूल में चीजें हैं वो अभी भी मैन्युअली करना जरूरी है, और वहां पर ये एक्ट नहीं होता। तो वो फर्स्ट शेड्यूल में ये सूची दी गई है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट है जो मैन्युअली ही हमको जिसका निष्पादन करना जरूरी होता है। और 22 अक्टूबर लागू हुआ, तो उससे ये संशोधन लाया है। access, which is the
Recording in progress. Creation, cognitive expression means adoption of any methodology or procedure by person for the purpose of authenticating an electronic record by means of digital. अब इसमें दो फर्क बताया गया है, तो आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट है वो साइन कर देते हैं, साइन करने के बाद स्कैन कर दिया, उसकी सिग्नेचर हो गया। जीरो और वन, और इसकी जो सीक्वेंस होती है बहुत बड़ी सीक्वेंस होती है। मतलब डिजिटल सिग्नेचर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ही एक स्पेशल प्रकार है। तो डॉक्यूमेंट पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जब हम करते हैं तो वो किस तरह से की जाए, डिफाइन किया गया। एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की, सिविल मामले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आइटम का कंपैरिजन वगैरह अवार्ड करने के लिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अर्थ वही है जो संविधान में 7वें शेड्यूल में दिया गया है। तो उसमें केंद्र के मामले में केंद्र सरकार, राज्य का समूह और सूची के मामले में जो सरकार। तो इस तरह से मैं अप्रूव गवर्नमेंट को दिया। लॉक लगाते हैं, उसी चाबी से वो ताला खुलता है, उसको सिमेटते हैं। और सिमेट्रिक में खोलने, ताला बंद करने के लिए चाबी अलग होती है, ताला अलग होती है। तो ये मैथमेटिकली इसको असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहा जाता है। तो मैं मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो तरह की चीजें होती है कि ऑथेंटिकेशन है, अमुक ईमेल भेजा तो उसी ने, किसने भेजा ये कैसे पता चलेगा, जिसको एड्रेस किया उसी को मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा। इसके लिए ये सब अलग अलग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज होते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो होता है जो आपको डिजिटल सिग्नेचर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट देता है। ये सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट देता है कि वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये सीए के लिए जरूरी है, तो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट उनको जारी करना होता है। कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई भी डिवाइस आ जाता है जिसमें आपका सेल फोन है, पीडी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, जिससे कोई भी मल्टीमीडिया मतलब टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या इमेज ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस में आ गया है। कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, लीगल डेफिनेशन है। एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम which performs logical, arithmetic and memory functions to manipulations of electronic, magnetic or optical impulses and includes all input, output, processing, storage, computer software or communication facilities which are connected to or related to the computer in a computer system or the network. तो कंप्यूटर का अर्थ कंप्यूटर के साथ जो जो चीजें हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे पेरिफेरल हो, चाहे वो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर हो, चाहे अटेंडेंस सिस्टम हो, चाहे बायोमेडिकल इक्विपमेंट हो, सबको कंप्यूटर में इंक्लूड कर लिया गया है। तो बहुत ही वाइड डेफिनेशन है कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इसमें नेटवर्क चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस, ये सभी तरह के नेटवर्क है। सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, मतलब सरफेस टू सरफेस जो लाइन ऑफ साइट में आती है, वायर, वायरलेस, ये सब इसमें आ गया है। टर्मिनल्स और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, इसको भी नेटवर्क कहा गया है कि जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। इसके बाद कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें सभी तरह के रिसोर्स आ गए हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, ये सबको ये माना गया है डिवाइस, कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, इसमें सभी आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब चीजें जो है, एंड एक्सक्लूडिंग कैलकुलेटर व्हिच आर नॉट प्रोग्रामेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन कंजंक्शन विद एक्सटर्नल फाइल्स व्हिच कंटेन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा एंड परफॉर्म लॉजिक, अरिथमेटिक, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड अदर फंक्शंस, ये सब कंप्यूटर सिस्टम में आ गया है। कंट्रोलर वो होता है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस देता है, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होता है वो कस्टमर को ई कॉमर्स के लिए सिग्नेचर देते हैं। तो ये कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीसीए जो है गवर्नमेंट बॉडी होती है, इसकी स्थापना इसमें की गई है। साइबर कैफे, ये वो होता है कि जिसके पास इंटरनेट नहीं है तो वो किराए पर जो कंप्यूटर दिए जाते हैं कि जहाँ पर इंटरनेट का पर आवर के हिसाब से पेमेंट करते हैं, इसको साइबर कैफे डिफाइन किया गया। साइबर, ये पुराना सिस्टम है, आजकल सबके मोबाइल आ गया तो लोग साइबर कैफे ज्यादा यूज नहीं करते हैं, दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स टू मोबाइल रिपेयर शॉप। साइबर सिक्योरिटी जो है ये means protecting information, equipment, devices, computer resource, communication device and information stored therein from unauthorized access
डिस्क्लोजर, डिस्क्रिप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, ये साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। डेटा की डेफिनेशन में इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो डेटा में सभी तरह का डेटा आ गया है। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कंसेप्ट, इंस्ट्रक्शन, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर स्टोर है, ये सबको डेटा माना गया है। किसी भी, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो ऑप्टिकल हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, ये हर तरह की जो ये है उसको डेटा माना गया है। डिजिटल सिग्नेचर, ये केवल एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होता है, जो मैंने बताया कि बाइनरी 0 और 1 की लंबी लंबी स्ट्रिंग होती है, जो हर कस्टमर को पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को अलग अलग दी जाती है, और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है। इसको डिजिटल सिग्नेचर कहा गया है, जो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह हम भरते हैं तो उस पर भी मान्य होता है। तो ये उसको डिजिटल सिग्नेचर कहा गया है, और ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमको देता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये जो भी हम वेबसाइट पर वगैरह जो फॉर्म भरते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी गैजेट प्रकाशित कर सकती है, ये भी इसमें अधिकार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो जैसे मैनुअल रिकॉर्ड होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा इसमें दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की परिभाषा दी गई है, और इसमें परिभाषा में ये इंपॉर्टेंट है कि दैट इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर, और इसके लिए कौन कौन सी सिक्योर टेक्निक होगी सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये इट ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है। फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन है, तो इसमें कंप्यूटर के जो लॉजिक, कंट्रोल, एरिथमेटिकल फंक्शन, फंक्शन का जब डिस्क्रिप्शन हम मानते हैं कि कंप्यूटर पे बाधा उत्पन्न कैसे हुई, तो उसमें ये फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है साइबर क्राइम में। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम सर्ट इन बोलते हैं, यदि कोई नेशनल इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि हमारा सिस्टम है, या हमारे फाइनेंस सिस्टम है, या हमारा हॉस्पिटल है, या हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड है, इनके कंप्यूटर पे कोई अटैक होता है, तो 10 ऐसी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई है कि जिसमें यदि कोई अटैक होता है, साइबर वार, साइबर टेररिज्म, इस तरह के भी ऑप्शन आजकल होते हैं, तो इसमें जो कंप्यूटर सर्ट इन जो है, जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उसकी स्थापना सेक्शन 70B में की गई है। इंफॉर्मेशन, तो डेटा की डेफिनेशन में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में डेटा को भी इंक्लूड किया गया। तो इसमें डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटा, जैसे माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, फिल्म कंटिन्यूस होती है, उसको एक एक टुकड़े करते हैं तो माइक्रोफिश कहलाती है। इंटरमीडियरी, ये वो सभी वो है जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो इसमें आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं, टेलीकॉम कंपनी आ जाती है, जिनको सेवा प्रदाता कंपनी होती है वो आती है। इसके अलावा इसमें जो भी हमको चैनल्स होती है, जैसे कि आजकल जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, जो जो हमको इंस्टाग्राम, सब जो सर्विस देते हैं वो भी इंटरमीडियरी आते हैं। जो साइबर कैफे वो भी इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी में सभी चीजें आ गई है। तो इसमें क्या इंक्लूड किया है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, नेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आईएसपी, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट साइट, ऑनलाइन ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट स्पेसेस एंड साइबर कैफे, ये सबको इंटरमीडियरी कहा गया। और इंटरमीडियरी के लिए 2021 में नए रूल्स भी बने हैं, जो आईटी एक्ट 2000 के तहत प्रख्यापित किए गए हैं। की पेयर, इसमें जो पेयर होती है, जैसे सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के मैंने आपको बताया कि जिस ताले से जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से है, तो वो सिमेट्रिक होता है। और बंद करने की अलग है, खोलने की अलग है, तो वो की पेयर होता है, जो मैथमेटिकली रिलेटेड होते हैं, जैसे 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर, तो इसको की पेयर कहा गया है। ये आपको जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो देता है। फिर लॉ की डेफिनेशन, इसमें कानून तो है ही, प्लस जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अध्यादेश वगैरह होते हैं उसको भी लॉ में माना गया है। तो फॉर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जब हम कहते हैं तो लॉ की डेफिनेशन दी गई है। लाइसेंस दिया है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होता है, ये लाइसेंस इनको कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है, उस लाइसेंस को सस्पेंड या रिवोक किए जाने का प्रोविजन है। ओरिजिनेटर, जैसे हमने एड्रेस ही देखा, ओरिजिनेटर वो होता है जो मैसेज को भेजता है, सेंड, जनरेट और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, तो ये ओरिजिनेटर किसको माना जाएगा वो इसमें दिया गया। प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल मेकिंग पावर दिए गए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। असिमेट्रिक की होती है, तो उसमें प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। प्राइवेट की आपके पासवर्ड की तरह होती है, जो सिर्फ आपको पता होती है, कि आपके टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह होती है, कि वो सबको पता होती है पब्लिक की। तो ये प्राइवेट की और पब्लिक की के अलग अलग यूज है ऑथेंटिकेशन में, कॉन्फिडेंशियलिटी में वगैरह, तो वो हम देखेंगे इसमें। और कोई डिटेल में जानना चाहते हो मैं बताऊंगा इसको बाद में। सिक्योर सिस्टम, सिक्योर सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि जो सिक्योर प्रोटोकॉल वगैरह यूज करता है, रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एंड मिसयूज, रीजनेबल लेवल ऑफ reliability and correct operation, reasonably to performing random functions, and
16। सब्सक्राइबर ये है कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया गया उसको सब्सक्राइबर कहा गया है। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब है कि हम वेरीफाई करते हैं अमुक मैसेज अमुक ने भेजा है, मैसेज अमुक को पहुंचा है, तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। तो नॉन रिप्यूडिएशन वगैरह सर्विस के लिए ये जरूरी होता है। तो ये चैप्टर 1 में डेफिनेशन थी। अब इसमें डिजिटल सिग्नेचर तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, तो सेक्शन 3 और सेक्शन 3A में है। इसमें ब्रीफली मैंने आपको बताया कि जो आपकी सिग्नेचर होती है मैनुअल, उसको कागज को आपने स्कैन लिया और फिर उसको जैसे बैंक का जो टेलर होता है या जो क्लर्क होता है वो कंप्यूटर देखता है मैच होती नहीं होती है मैनुअल या सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहा गया है। लेकिन जब वो स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग होती है बाइनरी 0 और 1 की, और बहुत लंबी डिजिट्स होते हैं, बड़ी संख्या होती है, कॉम्प्लिकेट है, 128 256 या 500 या 1024 बिट्स की होती है, उसको डिजिटल सिग्नेचर कहा गया है। तो ये फर्क इसमें समझाया गया है सेक्शन 3 और 3A में। तो ये वो है। फिर ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाएगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब हु यू आर, आप कौन है, जैसे आपकी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हम 3 तरह के फैक्टर इसमें होते हैं, सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। हु यू आर मतलब आपका बायोमेट्रिक हो सकता है कि आप है, जिसमें आपका आईरी स्कैन, रेटिना स्कैन, हैंड राइटिंग, ये सब आपका फेस रिकॉग्निशन, ये सब ऑथेंटिकेशन के तरीके हैं। उसके अलावा होता है आपको क्या मालूम है, दैट इज व्हाट यू नो। इसका मतलब है कि पिन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पासवर्ड है, ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, सेशन की जिसको बोलते हैं टेक्निकली, ये सब आपका हु यू, व्हाट यू नो, आपको क्या मालूम है। तीसरा होता है व्हाट यू पजेस, आपके पास क्या है। आपके पास क्या है, ये आपका कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तरह तरह के जो कार्ड होते हैं वो आपके पास क्या है। तो इसमें 3 फैक्टर होता है। तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज स्ट्रॉन्गर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर इज स्ट्रॉन्गर देन 1 फैक्टर। जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो आपके एटीएम में 2 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या है, पहला ये है कि आपके पास क्या है, दैट इज आपके पास एक एटीएम कार्ड होना चाहिए। दूसरा है कि आपको क्या मालूम है, तो आपको पिन मालूम होना चाहिए। तीसरा क्या है, फेस रिकॉग्निशन, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वो देखते हैं, तो वहाँ पे 2 फैक्टर या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये ऑथेंटिकेशन का मतलब आप कौन है। ऑथोराइजेशन मतलब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, दैट ऑथोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल पैसा कितना विड्रॉ कर सकते हैं, जितना आपके बैंक के अकाउंट में उतना ही, या ओवरड्राफ्ट है तो उससे ज्यादा, जो भी जितना परसेंट अलाउड है, या एक दिन में 40,000 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं, 40 से ज्यादा नोट नहीं मिलेंगे वगैरह, ये सब आपका ऑथोराइजेशन होता है, इवन दो यू आर बोनाफाइड कस्टमर ऑफ द बैंक। तो ये सब चीजें इसमें दी गई है। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस तरह से किया जाए, सेक्शन 3 में है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो बीए में है, संशोधन के जरिए लाया गया था आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो 2009 में लागू हुआ। तो इसमें ये 3A नया सेक्शन ऐड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सरकार क्या क्या चीजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकती है। तो इसमें जो सेक्शन है, इसमें पहला ये कि लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जैसे मैनुअल रिकॉर्ड होता है उसी तरह से हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मान्य रहेगा, ये सेक्शन 4 में लिखा गया है। इसके बाद है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि जैसे मैनुअल सिग्नेचर होते हैं उसी तरह से आपका सिग्नेचर भी मान्य होगा, ये सेक्शन 5 में कहा गया। इसके बाद है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, कि जहाँ सभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी मान्यता देंगे, ये सेक्शन 6 में दिया गया है। इसके बाद है 6A डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से ही अमुक कार्य करने के लिए आपको बाध्य कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो बोलती है कि जो आपका ये है आईटी रिटर्न आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही करता है, तो मैनुअल सिस्टम को बंद करने का अधिकार ये गवर्नमेंट को इसमें दिया गया है। या फिर वो बोलती है कि ड्राइविंग लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक ही करना पड़ेगा, मैनुअल सिस्टम गवर्नमेंट बंद कर सकती है। तो मैनुअल सिस्टम को बंद करने का जो अधिकार है, और उसके लिए फिर सर्विस प्रोवाइडर वगैरह को गवर्नमेंट लाइसेंस रिकॉग्निशन वगैरह कर सकती है, सेवा प्रदाता जैसे सीएससी आजकल दिए गए सेंट्रलाइज सर्विस सेंटर। तो पहले जो थे वो इनेबलिंग प्रोविजन थे, ये जो है ये कंपलसरी है। तो गैजेट में नोटिफिकेशन करके सरकार यदि चाहे तो अमुक कार्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही करने के लिए नागरिक को बाध्य कर सकती है। ये अधिकार 6A में दिया गया है जो 2009 में लागू हुआ है। तो ये डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर में आता है। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे मैनुअल रिकॉर्ड से कितने टाइम तक रखना जरूरी है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये कब तक आप रिटर्न करेंगे, ये सब इसमें दिया गया है। इसके बाद है ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो डॉक्यूमेंट्स का जैसे ऑडिट होता है तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का भी ऑडिट कंप्यूटर पे किया जाएगा, ये प्रावधान 7A में किया गया है। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे मैनुअल गैजेट होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो राजपत्र कहा जाता है
और राजपत्र से ही बाद में प्रेस किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट जो है जैसे स्वीडन में आया था, और उसी से बाद 1776, और उसी से बाद में आरटीआई एक्ट भी 80 से ज्यादा देशों में लागू हुआ है। तो जो राजपत्र होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इसमें मान्यता दी गई है सेक्शन 8 में। सेक्शन 6 से 7 एंड 8 नॉट टू कॉन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसमें कि नागरिक इंसिस्ट नहीं कर सकता कि अमुक जो चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, लेकिन जो सरकार यदि चाहे तो कानून बना के 6A में हमने देखा कि वो अमुक काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही किया जाएगा, तो सरकार गवर्नमेंट को सरकार जो है अपने सिटीजन को कॉम्पेल कर सकती है। तो कोई नागरिक इंसिस्ट नहीं कर सकता कि अमुक कार्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही किया जाए। ये सेक्शन 9 में लिखा है। पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सेक्शन 10 में दिया गया है। इसमें रूल मेकिंग पावर है। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड टू इलेक्ट्रॉनिक मीन, तो 10 में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए कि कौन कौन, जैसे मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को भी मान्यता दी गई है, जिसमें आजकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये भी नई चीजें आ रही है क्रिप्टोग्राफी में, जो हम फाइनल ईयर के कंप्यूटर के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। चैप्टर 4 जो है इसमें एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिया गया है। एट्रीब्यूशन का मतलब है कि टू कंसीडर इट टू बी रिटन और मेड बाय समवन। जैसे कि आपको सपोज बिल गेट्स ने ईमेल भेजा, कैसे आप सपोज मान लेंगे कि भाई बिल गेट्स ने भेजा है, तो उसकी जो पब्लिक सिग्नेचर होती है उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, और फिर आप बोल सकते हैं कि अमुक चीज उसने भेजी है। तो कैसे आप एट्रीब्यूट करेंगे कि अमुक चीज अमुक व्यक्ति ने की है। ये सब एट्रीब्यूशन जो है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ये काफी सिक्योरिटी टेक्निक है, तो मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ लीगल डेफिनेशन दिया गया है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है सेक्शन 3-4 में, उसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है कि प्राप्त हो गया कब माना जाएगा। ईमेल भेजा है तो ईमेल मिला कब मान लिया जाएगा। तो ये सब एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें रिसीट, डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट, रिस्पॉन्स, ये सब में जो डिस्टिंक्शन होता है इसमें, तो मैं ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कैसे एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। टाइम एंड प्लेस ऑफ द डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि कब ये टाइम एंड प्लेस, क्योंकि इसमें टाइम जोन जो होता है वो अलग अलग हो सकता है पूरी दुनिया में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग अलग होता है। तो ये टाइम एंड प्लेस कैसे माना जाएगा, तो ये टेक्निकली भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में 3rd ईयर में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को बीटेक के। तो ये टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसमें दिया गया है। 13 में लीगल प्रोविजन है। 5वां चैप्टर जो है इसमें सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि कौन कौन से प्रोटोकॉल वगैरह वो फॉलो करेंगे। तो ये जो शेड्यूल 2 में भी दिया गया है, और इसके लिए जो प्रावधान है सेक्शन 14 से 16 में दिया गया है। तो इसमें सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसे कहा गया ये इसमें दिया है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन 15 में दिया है। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस क्या क्या फॉलो की जाएंगी सेक्शन 16 में दिया है। चैप्टर 6 में रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसे कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहते हैं, कि जो आपको ई कॉमर्स के लिए जैसे वीसा, मास्टर कार्ड, पेटीएम, गूगल, जीपे वगैरह इन सबको जो लाइसेंस देते हैं, तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस जो देती है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है, ताकि लोग सेफली ई कॉमर्स कर सके। तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए जो रेगुलेशन है वो इसमें किया गया है 17 से 34 में। पहले अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स दिया गया है, इसमें सीसीए की स्थापना की गई है। सीसीए के मेंबर वगैरह कौन रहेंगे ये सब दिया गया है। फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, ये कंट्रोलर क्या क्या फंक्शन करेगा, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये इसमें दिया गया है। इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जैसे कि वीसा, मास्टर कार्ड बहुत सारे फॉरेन है, तो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भारत सरकार मान्यता दे सकती है, ये 19 में दिया गया है। कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी, इसको ओमिट कर दिया गया है, मतलब अब ये रिपोजिटरी नहीं होगा। किस किस को कौन कौन सी डिजिटल सिग्नेचर दी गई, तो इसके लिए जो ये हो गए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होंगे वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कंट्रोलर ये काम नहीं करेगा रिपोजिटरी या स्टोर हाउस मेंटेन करने का, ये सेक्शन 20 को ओमिट कर दिया गया है अभी। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी अब रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सिग्नेचर का डाटाबेस मेंटेन करने के लिए। लाइसेंस टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होते हैं वो अपने जो सब्सक्राइबर है, मतलब जो ई कॉमर्स पे जो नागरिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट करते हैं। उनका अपना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होता है जो उनको सीसीए देता है। लाइसेंस टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये लाइसेंस देता है, जो ट्रांसफरेबल या हेरिटेबल नहीं होते, ये सीसीए सीए को देता है, मान्यता देता है। इसमें जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सरकार को या सीसीए को एप्लीकेशन कैसे करेगी लाइसेंस के लिए, वो इसमें दिया गया है। इसका रिन्यूअल का प्रोविजन 23 में है। प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस इसमें दिया गया है कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वगैरह दिया जाए। लाइसेंस को सस्पेंड किए जाने का मामला है कि जहाँ पर कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज वगैरह होती है, तो जो सीए को लाइसेंस दिया वो गवर्नमेंट कंट्रोलर जो है वो सस्पेंड कर सकता है। नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, उसकी प्रक्रिया दी गई है। पावर टू डेलीगेट दिया गया है, जो कंट्रोलर है वो चाहे तो डेलीगेट भी कर सकता है, पावर डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर या जो भी ऑफिसर है उनको।
पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रावेंशन, तो इनको इन्वेस्टिगेशन के वगैरह भी पावर इसमें 28 में दी गई है कंट्रोलर को, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनको रेगुलेट वगैरह कर सकते हैं। एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डेटा, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के जो कंप्यूटर्स है उन कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस में लेना या पासवर्ड वगैरह पता लगाना, ये सब के लिए लीगली कंपेल कर सकता है, ये पावर सीसीए को दिए गए हैं। इसके सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, तो जो ई कॉमर्स में नागरिकों को जो सेवा दी जाती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसके लिए सिग्नेचर इशू करता है, तो कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये 30 में दिया गया है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कॉम्प्लायंस ऑफ द एक्ट एक्सेट्रा, तो इसमें एक्ट रूल वगैरह जो भी है इसका कॉम्प्लायंस वो करेंगे। डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, मतलब उनको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना पड़ेगा कि उनका जो सिग्नेचर है वो उनको ये उनका जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, वो उनको इसने दिया है, सीसीए ने, ये हर सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिस्प्ले करेगा, अपनी वेबसाइट पर भी डिस्प्ले करेगा। सरेंडर ऑफ लाइसेंस, कि जब बिजनेस करते हैं तो उसको सरेंडर कैसे किया जाएगा, ये भी इसमें किया गया है। डिस्क्लोजर, कि क्या क्या उनको डिस्क्लोजर किया जाएगा अपने बारे में, तो हर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो अपनी वेबसाइट पर ये सब डिटेल्स देंगी और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी बताएंगी। इसके बाद चैप्टर 7 है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट किस तरह से दिए जाएंगे, ये 35 टू 39 में है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये दिया गया है, जो नागरिकों को, जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ई कॉमर्स पे, इनको ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ईएससी देता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑन इशूएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो इसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो क्या क्या चीजें देखेंगी, कौन से फैक्टर ध्यान में रखेंगे सर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देते वक्त, तो बड़ी कंपनी वगैरह कई बार अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी इशू कराते, कोई भी करा सकता है, तो ये पब्लिक सर्विस की तरह अवेलेबल होता है। सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो इसको सस्पेंड करने का अधिकार इनको होता है, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो अपने दिए हुए सर्टिफिकेट जो है जो नागरिकों को दिया है वो सस्पेंड कर सकती है। उसके लिए क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, दिया है इसमें। रिवोकेशन, मतलब सर्टिफिकेट वापस भी लिया जा सकता है, वो प्रक्रिया इसमें दिया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, की जो सर्टिफिकेट अमान्य हो गए तो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी करेगा कि इनका सिग्नेचर हमने कैंसिल कर दिया है, तो ये भी सब इसमें दिया जाएगा। इसके बाद ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर की जो ड्यूटी होती है वो जनरेटिंग की पेयर, कि अपने पब्लिक की से अपनी प्राइवेट की को जनरेट करे मैथमेटिकली, ये उसकी ड्यूटी है। ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये इसमें दिया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि जब उनको सिग्नेचर दी जाती है तो उस सिग्नेचर को एक्सेप्ट करेगा। और फिर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, मतलब अपना पासवर्ड वगैरह सिक्योर रखे, तो ये सब ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर में दिया गया है। जिसमें पहले जनरेट होता है कि पब्लिक की से अपनी प्राइवेट की जनरेट करेगा, प्राइवेट रखेगा। ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट 40A में दिया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो वो एक्सेप्ट भी करेगा उस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद, जिसके बाद वो वैलिड हो जाता है। इसका चैप्टर 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तरह तरह के जो साइबर क्राइम होते हैं, तो इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इसमें पेनल्टीज, कॉम्पेंसेशन एंड एडजुडिकेशन, तो कुछ सिविल है, कुछ क्रिमिनल प्रावधान है। सिविल प्रावधान हम 9 में देखेंगे, क्रिमिनल प्रावधान 11 में, चैप्टर 11 में हम देखेंगे। तो कौन कौन से ऑफेंस इसमें हो सकते हैं कंप्यूटर में, इस तरह के ऑफेंस है इसमें हम देखेंगे। इफ एनी पर्सन, इसके लिए सेक्शन 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी पनिशमेंट बाद में सेक्शन 66 में दी गई है। तो पेनल्टी एंड कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा, इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द owner or any other system who is in charge of a computer system or computer network accesses or secures access to such computer system or computer network or computer resource, मतलब unauthorized access, जिसको डाटा थेफ्ट कहते हैं, वो 43A में पनिशेबल है। Download copies or extracts any data, computer database or information from such computer system or computer network, including information or data held or stored in any removable storage medium, मतलब 43A में हैकिंग आता है, हैकिंग के बाद B में डाटा थेफ्ट आता है, तो हैकिंग, डाटा थेफ्ट, ये सब के लिए इसका पनिशमेंट है, कॉम्पेंसेशन का भी प्रावधान है। Introduces or causes to be introduced any computer contaminant or computer virus into any computer system or computer network, तो वायरस वगैरह इंट्रोड्यूस करता है तो 43C में पनिशेबल है। Damages or causes to be damage any computer system or computer network data, computer database or any other programs residing in such computer system or computer network, मतलब फिजिकल सिक्योरिटी जो होता है, तो किसी भी तरह की इंजुरी कंप्यूटर को पहुंचाना या कंप्यूटर पे अटैक करना या सर्वर पे वगैरह अटैक करना, ये सब 43D में पनिशेबल है। डिस्टर्ब और कॉजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कि किसी को स्लो कर देना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और इस तरह के जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड अटैक होते हैं, ये सब डिनायल ऑफ सर्विस में आता है। इसमें जिसमें अवेलेबिलिटी की सर्विस अवेलेबल है लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह के जो अटैक किए जाते हैं, ये ई में आता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस। डिनाइज और कॉजेज द डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू एक्सेस एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क बाय एनी मीन,
मतलब ये कि जो इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचना चाहिए वो उस तक पहुंचाने से रोकना, ये एफ में आता है। ये एक साइबर क्राइम है। प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्ट, यहाँ हम सिविल देख रहे हैं, इसमें पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन है। बाद में क्रिमिनल सजा हम 11 में देखेंगे। प्रोवाइड्स एनी असिस्ट एनी पर्सन who have access to a computer system or computer network in violation or provisions of the rules or regulations made there under। इसमें स्टेटमेंट आता है इस कि ऑपरेटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसमें कोई भी जैसे कि किसी का अकाउंट में बैलेंस है उसको कम करना, या फिर जो उसका जो टेम्परिंग वगैरह करना, या किसी आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह टाइप के ऑफेंस होते हैं वो इसमें किया गया है। क्रिमिनल प्रावधान भी जो बाद में 11 में हम देखेंगे, चैप्टर 11 में। destroys, deletes or alters any residing in a computer resource or diminishes its value or utility or affects it injuriously by any means। तो इसमें डेटा डिस्ट्रक्शन जो है किया गया है। डाटा को चोरी करना, स्टील, कंसील, छुपाना, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर, causes any person to steal, conceal, destroy or alter any computer code used for a computer with an intention to cause damage। तो यदि सोर्स कोड या प्रोग्राम को ही बदल डालता है तो वो जे में पनिशेबल है, 3 जे में। he shall be liable to pay damages by violation to the person। तो ये सब सिविल 10 अलग अलग तरह के इसमें क्लॉजेज है जिसकी पनिशमेंट में 66 में देखेंगे। कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट, कॉन्टामिनेंट का मतलब वायरस वगैरह क्या है, तो इसकी डेफिनेशन जो है ये कंप्यूटर कॉन्टामिनेंट में दिया गया है, जिसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन, कई तरह के वो होते हैं। तो मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर को पढ़ाते। तो ये कंप्यूटर डाटाबेस, डाटाबेस की डेफिनेशन 2 में दिया है। कंप्यूटर डाटाबेस किसे कहेंगे। सर वायरस, इसमें वायरस की डेफिनेशन दिया गया है जो एक रनिंग होता है और वो एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन करता है, वो डेफिनेशन दी गई है। डैमेज मतलब इंजुरी, तो इसमें इंजुरी मतलब कंप्यूटर को जो इंजुरी है उसको कहा गया है। कंप्यूटर सोर्स कोड, तो सोर्स कोड होता है, बनता है, बाद में उसका एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, तो ये कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो बनाते हैं, इसको कंप्यूटर कोड कहा जाता है। जो सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसमें जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। फिर कंपेंसेशन फॉर फेल्यूर टू प्रोटेक्ट डेटा। अब डेटा को यदि प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फेल करता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, तो उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा जिसका नुकसान हुआ है। ये 43A इसमें ऐड किया गया है 2009 आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसमें जो रीजनेबल सिक्योरिटी बॉडी कॉर्पोरेट का अर्थ दिया गया। रीजनेबल सिक्योरिटी OCS की डेफिनेशन दी गई है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है वो किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है। पे और फेल्यूर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एटसेट्रा। तो इसमें जो जो इंफॉर्मेशन रिटर्न उनको देना है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो वो उसके लिए पेनल्टी 44 में दिया गया है। रेसिडुअरी पेनल्टी जो है कि और भी किसी तरह का नुकसान होता है तो इसमें रेसिडुअरी पेनल्टी जो है 25,000 रुपए तक हो सकता है। पावर टू इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के स्थापना की गई को ओरिजिनल होता है 5 करोड़ होता है। 5 करोड़ के ऊपर फिर आपको ऑर्डिनरी सिविल पावर्स इसमें दिए गए हैं। इसके बाद फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। फॉर्म पे कैसे अवार्ड किया जाएगा, कितना अवार्ड किया जाएगा, कौन सी बातें ध्यान में रखी जाएंगी, किसको कितना फायदा हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब 47 है। फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब इसमें जो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल था जो मैंने बताया कि 2017 में फाइनेंस एक्ट से इसको रीनेम करके एपेलेट ट्रिब्यूनल किया गया। तो जो सेट था टेलीकॉम सेटलमेंट जो ट्राई के ऊपर होता है, ट्राई को भी वैसे कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट पावर है, तो ट्राई के ऊपर टीडी सेट है और वो टीडी सेट को कंबाइन करके अब इसको केवल एपेलेट ट्रिब्यूनल का। तो ये ट्राई एक्ट और आईटी एक्ट दोनों में एक कॉमन ट्रिब्यूनल होता है। तो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है जिसको पुरानी किताबों में या पुराने लिटरेचर में साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल कहा गया है। तो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में इसमें दिया गया है चैप्टर 10 में। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना जैसे इसमें दिया गया है 1 में कि जो टीडी सेट है उसी को ये ट्राई एक्ट को 1997 में जो एस्टैब्लिश किया गया था उसी को अब एपेलेट ट्रिब्यूनल कहा गया है। तो साइबर वर्ड हटा दिया गया है इसमें से, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो भी है वो मैटर्स साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये 48 में दिया गया है। सेक्शन ओमिट किए गए हैं, तो बहुत सारे सेक्शंस है जो फाइनेंस एक्ट मतलब ये एपेलेट के बारे में
ट्रिब्यूनल टू फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग। तो इनके ऑर्डर फाइनल होंगे, इसके ऊपर केवल आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बचता है। तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के पावर इसमें दिए गए। जो सिविल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट माना गया है इस एक्ट के तहत स्थापित क्रिमिनल कोर्ट ये जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिविल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्रिमिनल पावर है, मतलब एक की सजा मैजिस्ट्रियल कोर्ट की तरह इनको पावर होते हैं आईटी एक्ट में। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनका माना गया है इस एक्ट में। फिर सेक्शन 56 है स्टाफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको ओमिट कर दिया गया है 2017 में। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसमें जो save as provided in subsection 2, any person agreed by any order made by controller का मतलब control of certifying authority or an adjudicating officer under this act may prefer an appeal to appellate tribunal having jurisdiction in the matter। मतलब एक ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या सीसीए के निर्णय को अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जाएगी। इट इज ये ट्रिब्यूनल है, इसको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपीलेट पावर भी दिए गए हैं, ये इसमें दिया है। And no appeal shall lie to the appellate tribunal from any order made by an adjudicating officer with the consent of the party। मतलब दोनों की कंसेंट पे ऑर्डर हुआ है तो फिर वो अपीलेबल नहीं होता ऑर्डर। तो ये सब इसमें दिया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन सी अपील वगैरह जाएंगी, 57 में ये सब प्रावधान है। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल 58 में दिया है। इसके बाद 59 में राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी जो पर्सन खुद भी अपीयर हो सकता है, वकील भी अपने अपॉइंट कर सकते हैं, हर पार्टी को अधिकार होता है। तो लीगल प्रेजेंटेशन का अधिकार दिया है अपना। तो इसमें खुद लोग अपनी पैरवी कर सकते हैं या फिर जो वकील भी अपने रख सकते हैं, प्लीडर वगैरह। लिमिटेशन, तो इसमें जो लिमिटेशन है वही ऐड लागू होगी कि कितने टाइम तक आप अपील वगैरह प्रीफर कर सकते हैं। तो जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के जो प्रोविजन है वही इस आईटी एक्ट पर भी लागू होंगे। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में का जुरिस्डिक्शन इसमें डिबार किया गया है। मतलब जो मामले आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जाएंगे उसमें आप ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन किया गया है, अधिकारों का वर्णन। इसके बाद फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, ये सेक्शन 65 में लिखा है। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन, कंपाउंडिंग मतलब कॉम्प्रोमाइज, जैसे सीआरपीसी 320 से 301 में होता है तो कंपाउंडिंग किया जाएगा, जिसमें कंपाउंडिंग होता है कॉम्प्रोमाइज टू कंपाउंडिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये सब 320 दिन को कॉम्प्रोमाइज करने का, केस को वापस लेने का जो सरकार का पावर होता है, तो उसी तरह के प्रावधान इसमें है कि आईटी एक्ट में यदि होता है तो कंपाउंडिंग या कॉम्प्रोमाइज किस तरह से होगा, ये 63 किया गया है। इसके बाद 65 रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन, तो ये एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू किस तरीके से होगा, ये पावर रिकवरी का पावर इसको दिए गए हैं। इसमें or control say compensation awarded if it is not paid as an arrear of land revenue, मतलब जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के पावर है वही दिए जाएंगे। एंड द लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज द केस में शैल बी सस्पेंडेड टिल द पेनल्टी इज पेड। सस्पेंशन का पावर भी है कि लाइसेंस सब सस्पेंड कर सकते हैं। अब तरह के ऑफेंसेस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 11 की साइबर क्राइम जो आज का थीम है कि कौन तरह के ऑफेंसेस होते हैं। इसमें पता आता है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर का जो सोर्स कोड है या सोर्स डॉक्यूमेंट है इसके साथ टेम्परिंग करना, कई तरह के ऑफेंसेस है। तो ये सेक्शन 65 में इसकी सजा दी गई है, जिसमें यह है कि 3 साल या फिर 2 लाख रुपए तक या दोनों ये इसमें सजा हो सकती है। 43 में हमने जो डेफिनेशन देखा था इसमें 66 में पनिशमेंट दिया गया है, तो इसमें 3 साल की कैद या इसमें 5 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस है जो हमने चैप्टर 9 में 43 में देखा था, जो मतलब कॉम्पेंसेशन भी है प्लस उसमें सजा भी है, सिविल और क्रिमिनल दोनों पेनल्टी है। तो ये इसमें दिया गया है। फिर डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली, वही मीनिंग है जो आईपीसी में दिया है सेक्शन 34 में चैप्टर 2 में आईपीसी में। तो पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा, तो इसमें जो पब्लिक जो पोस्ट करती है सोशल मीडिया पर उसको इसमें ऑफेंस माना गया था। अब इंडिया में इसको रद्द कर दिया गया है, अनशल माना है, वायोलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन माना अभी इसमें है, बट इसमें कोई भी एफआईआर वगैरह बुक नहीं की जा सकती। तो ये जस्ट एक पेपर टाइगर रह गया है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, जिसमें एक केस था कि फेसबुक पर एक लड़की ने कमेंट की
कि ये जो शिवसेना है, जब बाला साहेब ठाकरे की डेथ हुई थी और उस टाइम किसी ने फेसबुक पर किया कि दिस शिव सैनिक आर होल्डिंग द सिटी ऑफ बॉम्बे टू रैंसम, कि सबको जबरदस्ती बंद करने लगा रहे, और इस तरह उसने कमेंट किया, एक लड़की ने उसको लाइक किया, पुलिस ने वो लड़कियों को गिरफ्तार कर दिया। बाद में मामला कोर्ट से हाई कोर्ट, वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम ने सेक्शन 66A है इसकी कैंसिल कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये वो फेमस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2015 का है, ऑल इंडिया रिपोर्ट का साइटेशन किया। फिर केसेस अंडर क्वैश सेक्शन है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी ये थी कि हमने जब क्वैश कर दिया उसके बाद भी ये सब क्या चल रहा है। 2021 में अभी स्टेट यूनियन टेरिटरीज और हाई कोर्ट को इशू किया था कि 66 जब हटा दिया तो इसमें ऑफेंस बुक ना किया जाए, तो इट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसलिए आमतौर पर इसमें ये ऑफेंस बुक नहीं किए जाते। जो भी कोई पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, हमसे जो है डिफेमेशन या और दूसरे ऑफेंस है वो लागू हो गए, तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा यदि कोई जानना चाहता है। पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली यूजिंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, तो कोई स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या चोरी किया हुआ डेटा कोई लेता है तो 66B में पनिशेबल है, 3 साल की कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना है दोनों। पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे एक की आइडेंटिटी दूसरा कोई स्टील करता है तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है वो इसमें किया गया है कि फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पासवर्ड और एनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन और एनी अदर पर्सन, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए इसमें सजा दी गई है, 3 साल या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन कोई करता है, जैसे फर्जी से फेसबुक अकाउंट या उस तरीके से चीटिंग, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए तो ही ऑफेंस बनता है। तो चीटिंग यदि होता है तो इसमें आईपीसी का जो 415 तो है ही, जो 416, 417, 418, 419, 420 इसमें लगते हैं, प्लस इसमें 66D भी लग सकता है। तो पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर की मदद से यदि चीटिंग किया जाता है तो 66D में आता है। पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, जैसे कि बाथरूम में या चेंजिंग रूम में कैमरे वगैरह लगा और उससे किसी का रिकॉर्डिंग वगैरह करना, तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी 66E में है। केंद्रीय मंत्री का ऐसा केस हुआ था गोवा में, स्मृति ईरानी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने एक कैमरा पकड़ा था और वो होटल को ही बाद में बंद करा दिया गया था। तो 66E में ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, टेररिज्म जो होता है इट इज नॉन स्टेट एक्ट citizen against a government is cyber terrorism and government against government is called cyber war। तो जब नॉन शब्द करना है और देश और देश के बीच में जो होता है उसको वॉर कहते हैं, cyber war। तो इसमें साइबर टेररिज्म वो 66F में कहा गया, 60 किया गया है 66B में साइबर टेररिज्म का। इसमें ये मतलब उम्र कैद तक की सजा दी गई है 66F में। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पोर्नोग्राफी जो होता है, पोर्नोग्राफी के लिए 3 सेक्शन है, 67, 67A, 66B। तो पोर्नोग्राफी के संबंध में जो इसमें यह है कि वॉचिंग पोर्नोग्राफी इन प्राइवेट इज नॉट ऑफेंस। भारत में यदि पोर्नोग्राफी आप अपने मोबाइल पर या अपने डिवाइस पर देखते हैं तो वॉचिंग दैट इन प्राइवेट इज नॉट एन ऑफेंस। लेकिन यदि कोई ट्रांसमिट करता है ऑब्ससीन मटेरियल तो फिर उसको 67 में पनिशेबल माना गया है, तो इसमें 5 साल तक की कैद, 10 लाख रुपए जो हो सकता है। 67A, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी पोर्नोग्राफी का ये फॉर्म है। तो इसमें जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है दोनों थोड़ा टेक्निकली फर्क है, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑप्टेरियल अश्लील साहित्य जो उसके लिए 67 में है, और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वगैरह यदि है, XXX वीडियोस वगैरह जो होते हैं तो 67A में पनिशमेंट है ये। इसका 67B है चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसको हम कहते हैं। तो पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ से मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एड एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि जहाँ पर बच्चों एडल्ट के साथ सेक्स वगैरह दिखा गया एक्सप्लिसिट फॉर्म में, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी सभी देशों में वो सेफ्टी के लिए पनिशेबल है। और इवन आप सर्च इंजन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी टाइप भी करते हैं तो भी जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ सकती है, तो भी केयरफुल, ये इसको अपने डिवाइस पर रखना, रिकॉर्ड रखना, हार्ड डिस्क पर रखना, ये सभी ऑफेंस है। तो ये 67B में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसके बारे में पनिशमेंट दिया गया है। इसमें जो भारत में 7 साल तक की कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना है। पनिशमेंट पब्लिशिंग और ट्रांसफर मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन
सीसीए को। पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। इसमें 69 में ये दिया गया है कि जो डेटा का टैपिंग होता है, इंटरसेप्शन होता है, गवर्नमेंट किस तरह से नागरिक के ऊपर सर्वेलेंस वगैरह रख सकती है, डेटा का टैपिंग वगैरह क्या इसमें ये होता है होम मिनिस्ट्री के या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परमिशन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर 69 में दिया गया है कि जिसमें वो चाहे तो डेटा को इंटरसेप्ट मतलब टैपिंग वगैरह कर सकती है, मॉनिटरिंग कर सकती है, उसका डिक्रिप्शन वगैरह कर सकती है, उसके लिए पासवर्ड वगैरह डिस्क्लोज करने के लिए लोगों को कंपेल कर सकती है। इसमें सर्वेलेंस के पावर सरकार के दिए गए हैं। इसके बाद पावर डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। जैसे किसी वेबसाइट को, जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा या फेसबुक पर हमको पेज डिलीट करना है, ट्विटर पेज को ब्लॉक करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डायरेक्शन दी है। ये 69A में है कि जहाँ पर अच्छी सामग्री है तो सेंट्रल गवर्नमेंट IT एक्ट 69 का इस्तेमाल करके ऑर्डर जारी करके उनको कंपेल कर सकती है कि अमुक चीज को बंद किया जाए कंप्यूटर रिसोर्स को, या अमुक पेज को डिलीट किया जाए। पावर टू ऑथोराइज टू मॉनिटर और कलेक्ट ट्रैफिक इंफॉर्मेशन टू एनी कंप्यूटर रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसमें एक्चुअल डेटा होता है वो नहीं किया जाता, लेकिन डेटा मेटा डाटा जो होता है जिसको ट्रैफिक डाटा बोलते हैं कि कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट कब हुआ, कितने टाइम तक कंप्यूटर में काम किया, कितने टाइम तक मोबाइल फोन पे बात की, ये जो ट्रैफिक डेटा कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक डेटा को मॉनिटर पावर है विदाउट रिवीलिंग से आइडेंटिटी, इस तरह का पावर इनको है कि मेटा डाटा का भी मॉनिटरिंग वो कर सकते हैं, ताकि बहुत डेटा आ रहा है या कोई बैंडविड्थ कोई ब्लॉक करने की या कोई सर्विस को डिनायल कर दी या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सर्विस अटैक होते हैं, उसको रोकने के लिए इस तरह के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं 69B में। इसके बाद फिर प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है, 70 में इसकी डेफिनेशन दी गई। 20 सेक्शन और है नोडल एजेंसी जो है, तो नेशनल नोडल एजेंसी स्थापित करने का गवर्नमेंट उत्तर ए में अधिकार मिला गया, जिसके साथ सर्ट इन की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्रिटिकल में मैंने आता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्टल्स है, इलेक्ट्रिक है, हमारी डिफेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिष्ठान जो कई चीजें हैं जिसको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया है, तो इनको प्रोटेक्ट करने नेशनल नोडल एजेंसी की साइबर अटैक या साइबर वार, साइबर टेररिज्म की सिचुएशन में इसको इमरजेंसी पावर दिए गए हैं, 70A में है। तो ये नेशनल नोडल एजेंसी की स्थापना इसमें दी गई है। उसमें फिर उसका नाम 70B में दिया गया, इसको बोलते हैं सर्ट इन। हर देश की एक सर्ट होती है, ऐसी भारत में एक इमरजेंसी है रिस्पॉन्स टीम जिसको कहते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये सर्ट इन की स्थापना की गई है टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट मतलब कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, साइबर क्राइम साइबर अटैक का होता है, तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया 70B में। तो ये सर्ट इन के पावर दिए है। इसके बाद फिर हम पेनल्टी है और मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तो इसमें 2 साल की सजा और फाइन है 1,00,000 रुपए की तक की। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच यदि कोई करता है तो इस तरीके से, तो ये सब इसमें दिया गया है। इसमें भी पनिशमेंट है, जेल की सजा और 1,00,000 जुर्माना, और हैकिंग वगैरह करके या डाटा थेफ्ट वगैरह करके ये करता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का वायोलेशन है, तो वो 72A में पनिशेबल है। तो इसमें 3 साल तक की सजा, 5,00,000 रुपए जुर्माना है, दोनों होता है। पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट रेजिंग सर्टेन ऑल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर, झूठा सर्टिफिकेट पब्लिश करना, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये 73 में पनिशेबल है। इसमें 2 साल की कैद या 1,00,000 रुपए जुर्माना। पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, इसकी वजह इससे कोई इसकी मदद से कोई फ्रॉड करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से, तो इसमें सजा है 2 साल की कैद, 1,00,000 जुर्माना या दोनों। एक्ट ऑफेंस और कॉन्ट्रोवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और एनी अदर एक्सेसरी, ये सब जब्त करने का जो अधिकार है वो इसमें किया गया है, जो संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है कंप्यूटर रिसोर्स को, कॉन्फिस्केशन। फिर कॉम्पेंसेशन पेनल्टीज और कॉन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफियर विद अदर पनिशमेंट, मतलब है कि हमने 9 में पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन का देखा, सेक्शन 11 में हमने कैद देखा। तो ये जो है नो कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड, पेनल्टी इम्पोज और कॉन्फिस्केशन मेड दिस एक्ट शैल प्रिवेंट द अवार्ड ऑफ कॉम्पेंसेशन और इम्पोजिशन ऑफ एनी अदर पेनल्टी और पनिशमेंट और एनी अदर लेस द टाइम।
पे की जो आईपी में या पोक्सो में या दूसरे जो भी पड़ी जाती है वो तो दी जाएंगी, प्लस उसके अलावा इस आईटी एक्ट में भी जो है दिस इज एडिशनल पनिशमेंट। तो ये बाकी कोई भी पेनल्टी या कंपनसेशन के साथ इंटरफियर नहीं करेगा, दिस इज एन एडिशनल प्रोविजन। ये आईटी एक्ट में भी वो सजा हो सकती है, ये 77 में लिखा हुआ है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की जो समझौता हो जाता है दो पार्टी के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट वापस लेना चाहे कोई चीज तो वो ऑफेंस को कंपाउंडिंग कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, ये 77A में कहा गया है। ऑफेंसेस विद 3 years imprisonment टू बी बेलेबल। अब इसमें जो भी अपराध होंगे 3 साल तक के, ये सब जमानती होंगे, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग सेट इन सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में जो बात है वो नहीं मानी जाएंगी, जो आईटी एक्ट में वो बात मानी जाएंगी। तो इसमें ये सभी जमानती अपराध होंगे 3 साल तक के। पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस है, तो इसको भी ऑफेंस है। ये केवल इंस्पेक्टर रैंक का मिनिमम, मतलब सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल हेड को पावर नहीं है। पहले डीवाईएसपी था, डीवाईएसपी की जगह अब इंस्पेक्टर को पावर दे दिए गए हैं 2009 के बाद। तो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है वही आईटी एक्ट की जांच करेगा। इंटरमीडियरी नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस। इंटरमीडियरी का अर्थ मैंने आपको बताया, ये अलग अलग सब सेक्शन में इसको दिया गया है। आईटी रूल्स में भी 2021 के काफी विस्तार से इसको दिया गया। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनर फॉर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स बाय जीक्यूडी जो फोर्जरी वगैरह का इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एक एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अपॉइंट किया गया है। तो एग्जामिनर की स्थापना इसमें की गई है चैप्टर 12A में। फिर मिससेलेनियस प्रोविजंस है जो आखिरी के 10 सेक्शन में दिया गया सेक्शन 90 में। इसमें पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑर्डर सर्च एटसेट्रा। इसमें एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का वही इसमें सर्च वगैरह कर सकता है, ये इसमें दिया गया है। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड से अदर ऑफिसर टू एंटर सर्च एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। इसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट है आईटी एक्ट का, ये इसमें दिया गया है। प्रोवाइडेड that nothing contained in this act shall restrict any person from exercising any right conferred under the Copyright Act 1957 or the Patents Act 1970। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो प्रोटेक्ट किया गया है इसमें कॉपीराइट और पेटेंट को। तो ओवर राइडिंग इफेक्ट 81 में दिया गया है। एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक, तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है जिसमें प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को मान्यता दी गई है जो बैंक्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1938 भी है, आरबीआई एक्ट 1934 भी है। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक है ये 2009 में इसमें शामिल किया गया है, तो ऊपर भी एक्ट लागू होगा आईटी एक्ट। इसके बाद कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर टू बी पब्लिक सर्वेंट, मतलब आईपीसी 21 में भ्रष्टाचार के लिए सजा दी जा सकती है, ये दिया गया है। पावर टू गिव डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को वगैरह डायरेक्शन दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन आईटी। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो इसमें कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी ऑफिसर के तहत लाया नहीं जा सकता। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कंट्रोलर के या उसके अंडर में जो भी ऑफिसर है या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंडर में है, ये प्रावधान इसमें दिया गया है। फिर मोड्स और मेथड फॉर इंक्रिप्शन, तो इंक्रिप्शन की क्या क्या मेथड होगी 84A में दिया गया है। पनिशमेंट फॉर और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, दुष्प्रेरण जो करता है कि खुद ऑफेंस नहीं करता लेकिन दूसरों से करवाता है, तो 84B में दिया गया है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, तो अटेम्प्ट यानी कि ऑफेंस हुआ नहीं लेकिन प्रयास किया गया ऑफेंस के लिए, तो 84C में है। तो अबेटमेंट के लिए आईपीसी में 107 है। अटेम्प्ट के लिए भी अलग अलग सेक्शन है, 511 भी है वैसे आईपीसी, और भी कई सेक्शन है डेडिकेटेड कुछ सीरियस ऑफेंसेस के लिए। तो उस तरह से यहाँ पर भी 84C है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, तो कंपनीज को भी इसमें सजा दी जा सकती है, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह है, चेयरमैन वगैरह, तो ये ऑफेंसेस बाय कंपनीज के लिए प्रावधान 85 में है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, कि इस एक्ट के लागू होने के बाद यदि कोई 2 साल के अंदर डिफिकल्टी आती है तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज का प्रावधान है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, इसमें रूल मेकिंग पावर दिए गए 87 में। 88 में फिर ये रूल मेकिंग पावर काफी वाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडवाइजरी कमेटी बना सकती है आईटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये एडवाइजरी कमेटी इसमें ये साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी नाम इसको दिया गया है, इसकी स्थापना की गई है।
पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक रेगुलेशन, तो कंट्रोलर चाहे तो अपना कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो खुद अपने रेगुलेशन बना सकता है, ये पावर ये 89 में दिया गया है इनको। 90 में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से मामलों में रूल बना सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर कम है इस एक्ट, लेकिन वो 90 में दिए गए। फिर जो ये किए गए थे सेक्शन 91, 92, 93, 94, जिससे 4 संशोधन किए गए थे, तो ये रिपील कर दिए गए हैं, लेकिन उनके जो संशोधन किए गए हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए गए मेन एक्ट। दिस इज एज पर द जनरल प्रोसेस एक्ट 1897। तो इसको इसमें रखने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि अलग अलग एक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो इसलिए आईटी इसमें जो है अमेंड, पहले आईपीसी का अमेंडमेंट है, ये सेक्शन 91 में था। इंडियन एविडेंस एक्ट है जो सेक्शन 92 में था। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है जो 93 में था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है जो 94 में था। तो ये सब संशोधन उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। फिर शेड्यूल है, तो इसमें पहले 4 शेड्यूल थे, ये चारों शेड्यूल को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो नए 2 शेड्यूल है वो इसमें किए गए हैं। तो पहले शेड्यूल में है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसपे लागू नहीं होता है, कौन सी चीज हमको मैन्युअली करना जरूरी होता है अभी भी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्ट आईटी एक्ट नहीं चलता है, वो यहाँ पे दिया गया है। पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक एज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लेकिन हाँ ट्रंकेटेड चेक और ये इलेक्ट्रॉनिक चेक चल सकता है। पावर ऑफ अटर्नी, तो पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 जो है, तो पावर ऑफ अटर्नी कागज पे होना जरूरी है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं चलेगा। ट्रस्ट जो है इंडिया ट्रस्ट एक्ट, तो जो ट्रस्ट डीड है वो आपका कागज पर ही मैन्युअली होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं चलेगा। वसीयतनामा विल, इलेक्ट्रॉनिक वसीयतनामा नहीं चलेगा, ये 4 में लिखा हुआ है। और 5वां है एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेंस ऑफ से इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, तो जमीन के जो कागजात वगैरह है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी है, ये सब मैन्युअली करना आपको जरूरी है, इसमें आईटी एक्ट लागू नहीं होगा। ये 5वीं एंट्री में लिखा गया है। और इसके बाद फिर जो सिक्योर प्रोसीजर्स है, तो वो इसमें टाइम टू टाइम नोटिफाई की जाती है। तो कौन कौन सी प्रोसीजर, वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन टेक्निक और प्रोसीजर वो इसमें किया गया है। और फिर तीसरे चौथे शेड्यूल, चारों शेड्यूल वैसे अमेंड कर दिए, ओमिट कर दिए गए हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। अब इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है या जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है, या कोई और इसमें कोई डिटेल में जानना चाहता है, तो वो हम इसमें देखेंगे।